आज हमारे साथ हैं जिला प्रवक्ता ओबीसी प्रकोष्ठ जिला कांग्रेस कमेटी से विकास बरेरवाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, जिसका नाम है मुद्दों की बात जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ। सबसे पहले तो सर मैं ये चाहूँगी कि जो भी दर्शक हमारे एटीएल के आज आपसे पहली बार जुड़ रहे हैं, उन्हें आप अपने राजनीतिक सफ़र के बारे में थोड़ा कुछ बताएं कि कब से आपने राजनीति में कदम रखा, कैसे सफ़र की शुरुआत हुई। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका सभी का धन्यवाद देता हूं और मैं सबको प्रणाम करता हूं। और मैं यूं कहूं कि कुछ चीज़ों को देखकर कई बार जीवन में ऐसा लगा कि हमें कुछ करना चाहिए या कुछ शहर के लिए कुछ ऐसा हम करके जाएं जिससे लोग बहुत सालों तक हमें याद रखें। और कहते हैं ना कि युवा हैं तो युवाओं की हम सबसे पहले प्रेरित होकर उनके लिए हम बात करते हैं। तो ये बात है तकरीबन 2012 की। पढ़ाई कंटिन्यू चल रही थी, मैं पॉलिटेक्निक कर रहा था, तो वहाँ कुछ मुद्दे ऐसे हमने देखे कि युवाओं के लिए, कुछ गरीब बच्चों के लिए हमने कुछ ऐसा वहाँ देखा और ऐसा कुछ सुना कि हम इन बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि कुछ साथी भी हमारे थे, पढ़ाई लिखाई में इतने अच्छे थे, लेकिन वो एक पैसे की वजह से, एक अपने परिवार के मध्यम वर्ग की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए। और उसी एक पीड़ा को लेकर हमने काम किया और काम करते करते धीरे धीरे जैसे आदमी कदम रखता है तो उसको एहसास भी होता है, उसको लगता भी है कि यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। फैमिली से जब हमने बात की तो फैमिली में बात करने के बाद हमें ऐसा लगा कि वास्तव में ये काम एक अच्छा है और एक ये दूसरों के लिए एक प्रेरणादायक भी काम बनेगा। और हमने एक एक लोगों को हमने साथ जोड़ा और एक संगठन बनाया। सबसे पहले मैं समाज से जुड़ा था, मैं आपको बता दूं, तो अभी 14 साल कंटिन्यू हमने प्रतिभा सम्मान समारोह पूरे अलवर ज़िले का हम आयोजित करते हैं। और उसके बाद फिर राजनीति में भी हमने कदम रखा कि क्यों ना अब इस चीज़ को आगे हम बढ़ाएं और जो हमारा कृत्य है उस कृत्य को हम किस तरीके से, और आज के युवाओं में, और ज़्यादातर मैं महिलाओं पे जोर दूंगा, मेरी बहनों पे जोर दूंगा कि मैं उनको किस तरीके से एक मुख्य धारा में हम लेके आए। और ये सब प्रेरणा जो हमको मिलती है आज, जैसा कि इस पूरा राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है कि माननीय अशोक जी गहलोत साहब से हम प्रेरित होकर उन्हीं की पार्टी में हम काम कर रहे हैं और उन्हीं के नस्खे कदम पे चलने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो हमने वहाँ चालू किया। चालू करने के बाद पहले 9-10th के बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देते थे। उसमें बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे आए जो फ़ीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उनको स्कूलों में भी हमने एडमिशन दिलाया। और कुछ बच्चे आईटीआई करना चाहते थे, तो आईटीआई के साथ साथ अब हमने देखा कि उनकी फ़ीस वो नहीं भर सकते। तो उस समय मेरी तो खुद की शादी भी नहीं हुई थी उस समय, तब मैंने 7 बच्चों को गोद लिया था और 7 बच्चों को आईटीआई कराने के बाद आज वो बच्चे कहीं अच्छे मुकाम पर हैं, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हमने कांग्रेस में कदम रखा। मैं कंटिन्यू 6 साल युवक कांग्रेस के अंदर मैं प्रवक्ता रहा और जिला महासचिव रहा। उसके बाद मैं फिर दोबारा जब ओबीसी प्रकोष्ठ में हमको कदम रखने का मौका मिला, तो मैं अभी कंटिन्यू ही पिछले 4 साल से मैं जिला प्रवक्ता ओबीसी प्रकोष्ठ के अंदर हूँ। सर, राजनीति में जब आपने कदम रखा उसके बाद, क्योंकि इससे पहले भी आप समाज के लिए काम किया, आपने काफ़ी किया, लेकिन राजनीति में आने के बाद क्या कुछ बदलाव आपने पाया? समाज के बाद ये देखा कि एक पर्टिकुलरली हम जब समाज की बात करते हैं तो एक ही समाज का हम भला करने की कोशिश करते हैं और एक ही समाज की हम बात करते हैं। लेकिन जब दूसरे अन्य समाजों में हमने जाकर देखा कि हम किस तरीके से, हम 36 बिरादरी की हम किस तरीके से सेवा कर सकते हैं, उनका हम फल ले सकते हैं, ये चीज़ हमारे मन में जहन आया। तो उसके लिए कहीं ना कहीं या तो आप अपनी कोई पार्टी बनाएं या फिर किसी पार्टी के साथ आप जुड़ें और उसके साथ आप काम करके एक बार देखें कि आपको क्या चीज़ नई मिलती है, क्या आपको नया करने के लिए वहाँ कुछ दिया जाता है। तो अशोक जी गहलोत साहब से जब हम प्रेरित हुए, और मेरे जो राजनीतिक गुरु भी हैं और ऐसा कहते हैं कि सीएम साहब के बहुत ज़्यादा नज़दीक भी हैं, जोधपुर से माननीय सुनील जी परियार, मैंने जब उनका काम देखा, उन्होंने वहाँ जोधपुर के अंदर एक हमारे यहाँ माली संस्थान कोचिंग के नाम से कोचिंग चलती है, तो उस कोचिंग के अंदर हर साल के अंदर, ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर अगर कहीं कोचिंग का कहीं नाम आता है तो वो नाम आता है माली संस्थान का। 750 बच्चों का पर टारगेट है, हर साल गवर्नमेंट सर्विसों के अंदर वो सिलेक्शन वो देते हैं। लेकिन वहाँ भी हमारा कहते हैं ना कि दिल नहीं भरा, एक मन नहीं भरा। तो
तो फिर हमने सोचा कि अब सर्व समाज के लिए हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ा तो ये है कि हम खुद एक ओबीसी कास्ट के अंदर आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर मैं खुद आता हूँ। तो हमने जब हमारे समाज की पीड़ा देखी, और भी समाज में जब हम गए, जैसे सैन है, धोबी है, हमारे एससी भाई हैं, तो उन लोगों की जब हमने पीड़ा है, उनके घर जाकर जब हमने ये चीज़ को महसूस किया कि यार अब तो हमें इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जब कोई आज इस स्टेज पर आने के बाद कोई उनके लिए कोई काम नहीं करता है, सिर्फ चुनाव की बात करते हैं हम, चुनाव के टाइम जब आ जाते हैं उसके अलावा उनका कोई धनी दोरी नहीं होता है, सिर्फ चुनाव के समय वो याद करते हैं। लेकिन हमारा मन बहुत ऊंचा है, और ये मैं अभी तो नहीं कह सकता आपको, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से युवा पीढ़ी को और उस तबके को जिस तबके का आज शोषण किया जा रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत हद तक उन बच्चों को हम लेकर जाएंगे जो शिक्षा के अंदर अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, कला के अंदर अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। उनको हम एक अलग नया प्लेटफॉर्म हम देंगे और उस प्लेटफॉर्म के मध्य उनकी हम मदद करेंगे। सर, आप सैनी समाज के लिए अलग से विशेष आरक्षण की सर आपने मांग भी उठाई है? बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है। हर समाज अपने लिए कुछ ना कुछ मांगता है, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि पहली बार मेरा समाज जगा है, क्योंकि वो आज से पहले 3 बार कुर्सी पर मुख्यमंत्री कुर्सी पर वो बैठ चुके हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने समाज को ऐसा नहीं देखा। और आपने उनके भाषण भी सुने होंगे, वो एक ही बात बोलते हैं, मैं मेरी जाति से अकेला आता हूँ और अकेला होने के बाद मैं मुख्यमंत्री हूँ। तो इन चीज़ों को हमने देखते हुए हमने यही एक मुहिम के तहत हमने एक मुद्दा चलाया कि क्यों ना हमारे समाज को भी, जिस तरीके से आपने अन्य समाजों को बहुत सारे बोर्ड आपने बना रखे हैं, बोर्डों के माध्यम से आप उनकी सेवाएं कर रहे हैं। और मैं भी ये सोचता हूँ कि मेरा बच्चा भी जयपुर में यदि जाए, दिल्ली में यदि जाए, तो उसका एक छात्रावास वहाँ हो, उसको उससे अलग से पैसे उसके नहीं लगे, उसको एक निःशुल्क कोचिंग की उसको व्यवस्था हो। और अन्य समाजों की बच्चियाँ जब हमारी बच्चियाँ जब अन्य समाजों के बच्चों को देखते हैं तो स्कूटी मिलती है, और वो देखकर एक तरह के जेलस का माहौल जो बन रहा है इस देश के अंदर, उस जेलस के माहौल को दूर करने के लिए ये आरक्षण का मुद्दा हमने उठाया है। पहले जब 15 तारीख को सितंबर के अंदर जब जयपुर में हमने कूच किया था, तब हमने मांग, हमारी 11 सूत्री मांग हमने रखी थी कि 12, सबसे पहले तो 12% आरक्षण हमको मिले। और सबसे बड़ी विडंबना की बात है, लोग कहते हैं कि हम शिक्षित हैं, लेकिन वो शिक्षा किसकी वजह से आपको मिली? और मैं सबसे पहले तो महिलाओं की बात करना चाहता हूँ कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार किसने दिलाया? माँ सावित्रीबाई फुले ने उनको शिक्षा का अधिकार दिलाया, और वो भारत की प्रथम शिक्षिका महिला कहलाई। तो मैं सभी माताओं से भी इस चीज़ को कहना चाहता हूँ, चाहे वो मेरे कास्ट की हो, चाहे अपने किसी दूसरे कास्ट की हो, अपनी जाति की महिलाओं के लिए सबसे पहले आप कदम उठाइए। जब तक आप महिला को बराबर में लाकर आप खड़ा नहीं करेंगे तो किसी समाज का उद्धार आप नहीं कर सकते। महिलाओं के प्रति राजस्थान में जिस तरीके से अपराध इस वक्त हैं, चरम पर हैं, आपकी भी जो विपक्षी पार्टियां हैं, बीजेपी लगातार इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना रही है, इस पर मैं आपसे एक छोटी सी टिप्पणी चाहूँ। मैं सबसे पहले तो इसको, मैं कई बार आपकी डिबेट्स हम देखते हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पे हम जाते हैं, जब इन चीज़ों को देखते हैं तो एक बड़ा दुख होता है। ये लोग कौन हैं? मैं पूछता हूँ, ये लोग कौन हैं? आप एक तरफ तो बीजेपी इस चीज़ का लांछन लगाती है कि ये मुसलमान हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन पार्टी वालों के नेताओं से जो इन चीज़ों को निकालते हैं, कि सबसे पहले वो इंसान है। वही 2 आँख उसको ईश्वर ने दी है, वही 2 पैर उसको ईश्वर ने दिया है, वही 2 हाथ उसको ईश्वर ने दिया है। तो मैं पहली बात तो जातिवाद में नहीं जाना चाहूँगा, और मैं हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं करना चाहूँगा कि उनका भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा अधिकार है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के जाति के ऊपर यदि हम बात करें, उस धर्म की हम बात करें, तो आज आप देखिए कितने बड़े बड़े महान मुसलमान कौम से, इतने बड़े बड़े महान, जैसे कि सबसे पहला नाम हमारे जबान पे आता है तो वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का आता है। तो उन्होंने कितना अपने भारत देश को कहाँ से कहाँ ले जाने की उन्होंने कोशिश की, और वो कोशिश बहुत ज़्यादा साकार भी हुई। तो मैं सबसे पहले तो ये जो धर्म की राजनीति इस दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर जब चल रही है, जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और जो आप ये अपराध की बात आप कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, यदि एक हिंदू महिला के साथ, यदि एक हिंदू बच्ची के साथ एक हिंदू भाई यदि कोई कृत्य गलत करता है, तो मैं सबसे पहले तो मैं उस कौम को गलत नहीं कहूँगा कि जो धारणा आज चली आ रही है
जो आज शो जो आजकल चल रहे हैं, जो टीवी का माध्यम जो आजकल चल रहा है, जिस तरीके से आज आप देखिए पिक्चरों के अंदर किस तरीके से आज हम पहले के ज़माने की जब मूवीज़ जब चलती थी तो एक साथ परिवार बैठकर उसको देखा करता था। आज मैं ज़्यादा बड़ी बात आपसे नहीं कहूँगा, लेकिन आज हम अपने बच्चों के साथ उस चीज़ को हम नहीं देख सकते। तो वो चीज़ें सबसे पहले केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार ऐसे सीन्स को वो बैन करें। बैन करने के साथ साथ लोगों का दिमाग डाइवर्ट होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ का जब डाइवर्ट कहीं दिमाग होता है तो वो सबसे पहला टीवी के माध्यम से वो दिमाग डाइवर्ट होता है। तो मैं सभी से ही निवेदन करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपने मन के अंदर देखें कि आप दूसरों के साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप दूसरों की बहन बेटियों के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करते तो आपके घर में भी बहन बेटी है। नहीं, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि राजस्थान में महिला अपराधों में इतना इतना जो इजाफा हुआ है, आप कहीं से भी आप एक हफ्ते में आप देख सकते हैं 6 से 7 गैंग रेप्स और रेप की खबरें मिलती है। इसकी क्या मानते हैं आप वजह? मैं इसकी वजह एक ही चीज़ की मानता हूँ, जो आज का जो युवा पीढ़ी और ये जो मोबाइल का जो जितना ज़माना जो आया है, ये मैं उसको ज़्यादा दोषी मानता हूँ। क्योंकि आजकल मोबाइल्स के अंदर आप देखिए कितनी सारी वेब सीरीज़ चल रही हैं, जिसके थ्रू कोई भी चीज़ को लगातार बार बार जब एक बार आदमी उस चीज़ को देखता है तो उसको करने की भी वो चाह रखता है। ये मैं सबसे पहले तो उसको कहूँगा। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ के ऊपर ध्यान और आकर्षित करना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी कल के दिन की बात है, जो मन चलो के ऊपर जो एक एक्ट जो गहलोत साहब जो लेकर आए हैं, जितने भी जो लोग गलत अगर ऐसा कृत्य कोई करेगा, और मैं उन बहन बेटियों से भी कहना चाहूँगा कि आपके साथ यदि कोई गलत हो रहा है तो आपने अपने घर में बात करिए, अपने बगल वाले पुलिस स्टेशन आप जाइए, उनके खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज कराइए। तभी जाकर हम सब मिलकर अगर इस चीज़ का हम विरोध करेंगे और इस चीज़ को मिलकर हम लड़ेंगे तो इन चीज़ों को हम ख़त्म कर सकते हैं। और आज जिस तरीके से राजस्थान के अंदर, राजस्थान ही नहीं, आप और भी अन्य राज्यों के अंदर आप जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि ये राजस्थान में ये चीज़ हो रही है और ये बाहर नहीं हो रही है। राजस्थान में थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, इसीलिए थोड़ा सा इसका टॉपिक आया है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ बिल्कुल कि राजस्थान में ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि कई बार क्या है कि जब सांप्रदायिक की चीज़ें जब सामने आती हैं तो ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ती हैं, और जब सांप्रदायिकता की चीज़ें को हम आगे रख कर हम बात करेंगे तो ये चीज़ें बढ़ेंगी ना कि घटेंगी। क्योंकि कहीं भी आप चले जाइए, कहीं भी हम बात करते हैं तो आज एक ही चीज़ की बात निकल के आती है, मैं हिंदू हूँ, वो मुसलमान है। ये चीज़ जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, उनकी बहन बेटियों को हम अपना नहीं समझेंगे, हमारी बहन बेटियों को वो अपना नहीं समझेंगे, तो हम ये जो कृत्य आज राजस्थान के अंदर चल रहा है उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। उसको एक मुहिम के तहत, और जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि सरकार ने भी इसके लिए बहुत अच्छा कदम उठाया। मैं सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसके लिए इतना ठोस कदम जो पहले लिया जाना चाहिए था वो आज आपने उठाया है, तो ये इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आगे आप इस चीज़ के लिए ये जो कठोर नियम जो बने हैं, इससे लोगों के अंदर भी भय जाएगा, भय से हर आदमी डरेगा। डरने के साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें कम होंगी, और कम ही नहीं, आप देखना आने वाले समय में राजस्थान के अंदर ये बिल्कुल ख़त्म होंगी, और ऐसे भी अन्य राज्यों के अंदर ये चीज़ें सब जगह लागू कर दी जाए तो ये करते बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। मतलब एक चीज़ मुझे ये समझ में नहीं आती है, और मैं आपसे भी समझना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से सनातन धर्म हिंदू का यहाँ पे देश में जो है प्रचार चल रहा है, अलग अलग ढंग से यहाँ पर हो रहा है प्रचार, और हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मांग उठी है, तो कहीं ना कहीं आपकी नज़र में ये जायज़ नहीं है? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन फिर लोग तो ऐसे ही बोलेंगे, मैं हिंदू और तू मुसलमान, जो आपने मैं इस चीज़ के लिए आपसे कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, यदि हमारा पड़ोसी कोई अदर का जाति से है, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे कि हमारे घर कौन आ रहा है, आप मान लो आपके घर में कोई गरीब आया तो आप ये थोड़ी उसको भगा देंगे। ये हमारा सम्मान है। कोई व्यक्ति अगर कोई दूसरे देश से यदि कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आए हैं या अपना व्यापार वो कर रहे हैं, अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं, तो उनको करने दिया जाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र एक अलग चीज़ है। हिंदू प्रचार भी होना चाहिए, मैं उस चीज़ के लिए पक्ष में हूँ, लेकिन मैं किसी धर्म के खिलाफ़ नहीं हूँ। मैं किसी धर्म को मैं ना गाली काटता हूँ, क्योंकि सबका अधिकार है,
सबका समान अधिकार है। जब संविधान में हमको इतनी छूट मिली है तो सबका अधिकार है। जब वो राष्ट्र की जब वो बात करते हैं, आज इंडियन टीम के अंदर आप देखोगे, हॉकी टीम के अंदर देखोगे तो बहुत सारे अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं। तो ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। मैं मेरे माध्यम से, बाकी हिंदू राष्ट्र की बात हम करते हैं तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, मैं उसके लिए बिल्कुल पक्ष में हूँ। सर, जब अब आप राजनीति में आए, देश में एक विचारधारा काम करती है, हर पार्टी की एक अपनी एक होती है विचारधारा। तो जब आपको पार्टी का चयन करना था, हाँ मुझे इस पार्टी के साथ जाना है, तो कांग्रेसी विचारधारा में आपको क्या अलग नज़र आया? कांग्रेसी विचारधारा में इसलिए कुछ अलग नज़र में आया क्योंकि जहाँ भी हमने देखा, मेरे पूर्वज भी कांग्रेस के अंदर रहे, मेरा पूरा परिवार कांग्रेस के अंदर रहा। किसी ज़माने में मेरे खुद ताऊ जी जिला कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। तो वहाँ से हमने प्रेरणा ली और प्रेरणा लेने के बाद जब हम छात्र राजनीति से हम आगे आने की कोशिश हमने की तो हमने एक ही आदमी का नाम सुना और वो नाम था माननीय अशोक जी गहलोत साहब। क्योंकि उन्होंने किसी एक कास्ट का भला नहीं किया, उन्होंने सब कास्ट को साथ लेकर, सब धर्मों को साथ लेकर उन्होंने काम किया। और जब हमने हमारा पुराना जब कांग्रेस का इतिहास उठाकर जब हमने देखा, जो आज लोग कह देते हैं कि 70 साल में क्या हुआ था, मैं पूछना चाहता हूं कि 70 साल पहले आपके पास सुई बनाने की मशीन थी क्या? आपके पास कंप्यूटर का कोई ज़माना था क्या? IT सेल का कोई ज़माना था क्या? तो जब उन चीज़ों को हम देखते हैं और आज इतनी बड़ी बड़ी IIT अपने इंडिया के अंदर है, एम्स अपने पास हैं, इतने बेहतरीन अपने पास वैज्ञानिक हैं जो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को देखकर और उन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हुए हमने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने की सोची। और मेरा पूरा परिवार कांग्रेसी था, इसलिए कांग्रेस में रहना भी जायज़ था। और कहते हैं कि अपने बुज़ुर्गों से ही सब कुछ सीखा जाता है और हर आदमी अपने बुज़ुर्गों से ही कोई ना कोई प्रेरणा लेकर आगे बढ़ता है। तो वही चीज़ हमने अपने जीवन में उतारने की कोशिश की और इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी को चुना। गहलोत सरकार की जो ये योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, इस वक्त सबकी ज़बान पर हैं। मैं आपसे चाहूँगी कि आपको कैसी लगी ये, और ज़मीनी स्तर पर क्या आपके समाज को और बाकी जो तबका है उसको मिल पा रहा है इसका लाभ? बिल्कुल, मैं इसके लिए 100% श्योर हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जब राजनीति में हम होते हैं तो बहुत सारे लोगों की अपेक्षाएं हमसे होती हैं। वो लोग आते भी हैं, अपने काम भी कराते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। मैं सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो ईश्वर के समान है, लेकिन किसी गरीब के लिए वो ईश्वर से कम भी नहीं है। तो उन्होंने एक कास्ट के लिए तो कभी सोचा ही नहीं। अगर वो एक कास्ट की सोचते तो आप भी समझते हो कि कोई भी आदमी 3-3 बार मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। तो उन्होंने 36 बिरादरी का जब सभी धर्मों को साथ लेकर उन्होंने काम किया। और ये जो छोटी छोटी स्कीम्स जो हैं, ये एक परिवार की खुशियाँ हैं। मैं इसको एक खुशी के रूप में जाहिर करना चाहूँगा कि ये हर एक छोटे परिवार की ज़रूरत को जो उन्होंने पूरा करने की कोशिश की है, चाहे बेरोज़गार हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे किसी को आटा मिल रहा हो, चाहे किसी को दाल मिल रही हो, चाहे हम 100 यूनिट फ्री की बात करें। अभी आपने कल देखा होगा कि जिस तरीके से फ्यूल चार्ज जो आपका कल माफ़ किया है, वो उसको देखकर भी काम किया है। और एक इतना बड़ा तबका अपना जो OBC का हमारा जो आता है, उस OBC के लिए जो 21% हमारा आरक्षण था, उसको 6% बढ़ाकर उसको 27% की उन्होंने बात करी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हर किसी को समान लेवल पर लाने की कोशिश की। और उसके साथ साथ आप ये भी देखिए, लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मध्यम वर्ग और एक OBC की पार्टी है, जनरल कास्ट की पार्टी नहीं है। मैं उन लोगों के सरेआम तमाचा मारना चाहता हूँ, उनसे इस बात को कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बात के साथ साथ मानगढ़ के अंदर एक बात और रखी थी, यदि सबने सुनी हो, EWS के अंदर जो लोग आते हैं, हो सकता है कि जैसे मैं EWS के अंदर आता हूं तो आपने एक चीज़ देखी होगी, मान लो मेरे कोई पुरानी संपत्ति इतनी ज़बरदस्त है, लेकिन मेरे पास कोई व्यापार नहीं है, मेरे पास कोई काम नहीं है करने के लिए, लेकिन उसको उस मुख्य धारा में लाने के लिए जब वो उस व्यक्ति उस काम तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो उसके लिए उन्होंने एक अलग से व्यवस्था भी इसमें बनाने की कोशिश की है। और उसका लोगों को विश्वास दिलाया है कि EWS के अंदर भी ये जैसे कि वो अपना जो ये आय का प्रमाण पत्र बनता है, अब उसकी मान लो जायदाद तो इतनी ज़्यादा है, तो अब वो जायदाद के हिसाब से आय का प्रमाण पत्र नहीं दे सकता। अब उस चीज़ को ख़त्म करते हुए, पुरानी जायदाद जो उनके पास है, पुराना पैसा जो उनके पास है, उस चीज़ को ख़त्म करते हुए उसके अंदर भी सुधार करने की कोशिश की है। और जो हमारे SC भाई हैं और जो SC के परिवार हैं, उनके लिए भी किस तरीके से हम और ज़्यादा
एससी के लोगों को मुख्य धारा में लाने का हम काम करें, वो काम अशोक गहलोत सरकार कर रही है। आपने मानगढ़ की बात करी। राहुल गांधी जी ने विश्व आदिवासी दिवस से एक चुनावी शंखनाद राजस्थान में फूंका, वापसी ज़बरदस्त हुई, भीड़ भी बहुत आई है। युवाओं में कितना कितना जोश आएगा चुनाव से पहले उनको सुन के? बिल्कुल, युवाओं में नो डाउट, जिस तरीके से हम लोगों से हम मिलते हैं, हमारे युवा भाई से हम मिलते हैं, हर मैं हॉस्टल में जाता रहता हूँ, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि बच्चे को एक बारी फीस देनी होगी, उसके बाद वो आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता है, क्योंकि गांव के बच्चे जब शहर के अंदर जब आते हैं तो सबसे पहला तो उनका बड़ा जो खर्चा होता है वो होता है हॉस्टल्स का, रूम्स का जो खर्चा होता है। तो उसके लिए प्रत्येक समाज ने अपने अपने समाज में, या मैं ये कहूँ कि आज गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा ध्यान दिया है, चाहे अम्बेडकर छात्रावास हो, चाहे और भी छोटे छोटे छात्रावास उन्होंने बनाकर भाइयों के लिए, बहनों के लिए व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। तो वो पैसा उनका बच रहा है और वो पैसा उनके परिवार में जो उनके आने वाली छोटी जो बच्चे हैं उनके वो यूज़ में आ रहा है, वो वहाँ अपनी शिक्षा को पूर्ति कर सकते हैं और यहाँ ये शिक्षा को पूर्ति कर रहे हैं। और कोई एक बार पैसा देने के बाद आपको कोई भी मतलब आपको एग्ज़ाम की फ़ीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट उस एग्ज़ाम को देने के लिए भी आपको रोडवेज़ की सुविधा गहलोत सरकार ने फ्री आपको दी है। तो मैं मानता हूं कि युवा तो इतना ज़्यादा प्रेरित है जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि युवा जब जागता है और युवा के लिए जब कोई काम होता है, और आपने देखा होगा जो हमारा बजट जो गया है वो मैं उसको 90% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 60% युवाओं को प्रेरित करने वाला बजट हो रहा है। बीजेपी लेकिन लगातार ये आरोप लगा रही है कि स्कीम्स बहुत अच्छी हैं। बहुत सारे ऐसे विपक्षी लोग हैं जिन्होंने तारीफ़ की, लेकिन उन्होंने कहा कि इतनी देर क्यों क्या इससे पहले महंगाई नहीं थी? राजस्थान में चुनाव से ठीक 6 महीने पहले ही जादूगर ने अपना जादू का पिटारा क्यों खोला? मैं यही कहना चाहूँगा इस बात के लिए कि सबसे पहले तो आदमी अपनी गुरबान को जाग कर देखें, क्योंकि पहले आप अपना सिस्टम ठीक कीजिए। सबसे पहले तो मैं उनको नसीहत देना चाहूँगा, जो लोग बीजेपी वाले लोग जो इस चीज़ को बोलते हैं कि उन्होंने लेट किया, देर आए सवेर आए, काम तो हो रहा है राजस्थान के अंदर। और ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय बीजेपी के कुछ लोगों ने सरकार को गिराने की कोशिश करी। अब एक आदमी उस समय अपनी सरकार को बचाए, या फिर मैं ये कहूँ कि सरकार को बचाने के साथ साथ उन्होंने इतने बेहतरीन कार्यों को किया है। और एक वो कहते हैं कि 70 साल का व्यक्ति इस टाइम के अंदर हम अपना 16-16, 18-18 घंटे काम नहीं कर सकते, लेकिन काम करते करते और इतना ऊंचाइयों पर राजस्थान को पूरे भारत देश नहीं पूरे विश्व के अंदर एक राजस्थान का नाम की एक अलग छाप उन्होंने छोड़ी है। जैसे कि आप देख रहे हैं चिरंजीवी योजना, आज पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में उसकी चर्चाएं हो रही हैं। और आज मेडिकल हेल्थ स्कीम की हम बात करें तो आप कहीं भी किसी भी अस्पताल में आप चले जाइए, वहाँ चर्चाएं होती हैं। और आज हम महिलाओं की बात करें तो उनको मोबाइल फ़ोन भी आपके सामने चल ही रहे हैं, कल उसका उद्घाटन भी हो गया, उस दिन मानगढ़ में उद्घाटन कर दिया था। तो बहुत सारी स्कीम ऐसी हैं, लोगों का काम है कहना। बाकी गहलोत साहब ने कभी उनको पीछे पलट कर आपने देखा होगा, कभी उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। वो सिर्फ अपना काम करना चाहते हैं। जनता तक किस तरीके से मैं पहुंच पाऊं, हर अंतिम व्यक्ति तक, और उसकी मैं क्या मदद कर सकता हूं, उस चीज़ को वो ध्यान रखते हैं। और यही चीज़ हमको ध्यान रखनी चाहिए। आगे जो होगा देखा जाएगा। सर, अलवर शहर से आप टिकट की दावेदारी जो है वो अपनी पेश कर रहे हैं। सर, आपकी दावेदारी का मैं आधार जानना चाहूँगी। हर आदमी सबसे पहले तो यही कहता है कि भाई मेरा समाज इतनी बड़ी तादाद में यहाँ अलवर के अंदर निवास करता है, शहर के अंदर, शहर के आसपास निवास करता है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेरे ऐसे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया और इस परिवार में मुझे जन्म दिया जहाँ 150 से ऊपर तो संख्या है। मैं सबसे बड़ी ये चीज़ मानना चाहूँगा कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। यदि पार्टी मुझे टिकट देती है तो ये मेरा प्लस पॉइंट तो अलग से साथ में जुड़ के जाता ही जाता है। और दूसरा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि भाई पार्टी की हम बात करें तो आज सर्वश्रेष्ठ पार्टी के अंदर आप चाहे आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनका सर्वे जो चल रहा है, वहाँ गहलोत साहब कहीं ना कहीं बहुत ऊपर आकर अपना पायदान को रख रहे हैं वो। तो तीसरी चीज़, अलवर शहर के लिए और जातिगत के हिसाब से और अन्य के हिसाब से मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं अपनी जाति की बात करता हूँ। मेरा समाज यहाँ 40 से 50 हज़ार के बीच में संख्या में यहाँ निवास करता है और आज तक यहाँ हमारा कोई भी एमएलए नहीं रहा। तो ये भावना भी
और इस आरक्षण को लेकर जब हमने मुद्दे उठाए आरक्षण के, तो लोगों के बीच जब हम गए तो लोगों ने ये कहा कि अब कहीं ना कहीं हमारा भी कोई ना कोई प्रतिनिधित्व करने वाला इंसान होना चाहिए। और उस धारणा को देखते हुए लोगों का झुकाव भी है कि समाज का कोई कैंडिडेट हो। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक समाज से आदमी कभी भी कोई चुनाव नहीं जीतता है। तो हमने छोटी छोटी जातियों को लेकर काम किया है, और हर एक जो कहते हैं कि नीचे तबके के जो लोग हैं, नीचे तबके की जो पार्टियां हैं, उनके लिए हमने वो जो जातियां हैं उनके लिए हमने काम किया है, और उनको हम साथ लेकर हम काम कर रहे हैं। इसलिए हमने सोचा है कि ये हमारा जनादेश एक बहुत अच्छा एक मजबूती हमको मिलेगी। ये जो नीची जाति के जो लोग हैं और जो जिनसे लोग अछूत की जो बात करते हैं, आज भी आप देखिए कि देश के अंदर माहौल क्या बन रहा है कि नीची जाति के लोगों को हम बगल में नहीं बैठाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को बिल्कुल नकारते हैं। हम उनको इंसान मानते हैं सबसे पहले तो, कि वो इंसान है, उसने बराबर का हक हमारे संविधान ने हमको दिलाया, और ईश्वर ने बराबर का हक उनको दिया है जीने का, रहने का, खाने का, पीने का। तो वही चीज़ों को देखते हुए और उसी चीज़ को मद्दे रखते हुए हमने यही सोचा है कि हम आगे आने वाले चुनाव में हमारा पक्ष हम रखते हैं। सर, अलवर शहर की जो सीट है उस पर लगातार 3 बार से बीजेपी का कब्जा है। हालांकि पिछली बार श्वेता सैनी को टिकट देके उतारा ज़रूर गया, लेकिन फिर भी वो उस गढ़ को तोड़ने में नाकाम रहीं। आपको लगता है कि आपकी राह थोड़ी मुश्किल हो सकती है? मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी कतई नहीं कहूँगा कि मेरी राह मुश्किल हो सकती है। उसका कारण है, कुछ गलतियाँ होती है, इंसान से होती है। उस समय चुनाव में मैं खुद मौजूद था। एक्चुअल में उनका कार्यालय मैंने खुद नहीं संभाला था। 40 दिन मैं उन्हीं के कार्यालय पर वहीं सारी चीज़ें सेटअप हमने खुद ने हमारा लगाया था। भंवर साहब का चुनाव हो तो हमने सेटअप हमारा खुद का लगाया था। बहुत लंबी हमारी टीम है सोशल मीडिया पर भी, और हर तरीके से लोगों के बीच में हम किस तरीके से जा सकते हैं, किन मुद्दों को लेकर हम जा सकते हैं, तो वो चीज़ें हमने रखी हैं। और जो आप 3 बार की आप बात कर रहे हैं, कई बार क्या होता है कि हमारे ही लोग हमारी काट करते हैं। ये अभी लास्ट ईयर 3 साल के चुनाव में, 3 बार के चुनाव में हमने देखा है कि उसी की पार्टी के इंसान को हराने की कोशिश कर रहा है। वो कोई भी ये नहीं चाह रहा कि ये व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा, नहीं तो ये सीधी सी बात है। और सीधा सा मैं कहना चाहूँगा, इससे पहले इस सीट से नरेंद्र शर्मा जी 2 बार चुनाव लड़े। अगर हम दोनों बार की उनकी कैलकुलेशन हम लगाएं तो उस कैलकुलेशन से भी कहीं ज़्यादा श्वेता सैनी ने अपना पक्ष इतना मजबूत रखा कि वो 62,000-63,000 वोट वो लेकर आई। भंवर साहब जब चुनाव जीते थे उस समय भी भंवर साहब को इतने वोट नहीं मिले थे जितना श्वेता सैनी जी को चुनाव में मजबूती मिली। ये चाहे तो आप समाज की बात मान लीजिए या लोगों के बीच में जाकर अपने मुद्दों को मजबूती से रखने की बात आप रख लीजिए, चाहे उनकी मदद करने की आप बात कर लीजिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल नकारता हूँ कि 3 बार रही होगी बीजेपी, लेकिन मैं 3 बार का कार्यकाल आप देख लीजिए। 2 बार सिंघल साहब यहाँ से MLA रहे हैं और 1 बार संजय शर्मा जी आ रहे हैं। तो मैं तो नहीं समझता कि यहाँ शहर के अंदर कोई विकास हुआ। बिल्कुल नो डाउट इसमें कहना चाहिए, भंवर साहब जितना काम शायद यहाँ किसी ने कराया है आने वाली पीढ़ी की तो मैं कह नहीं सकता। इतनी बड़ी बड़ी स्कीम्स वो लेके आए, लेकिन आज कहीं ना कहीं जातिगत तौर पे हम देखते हैं तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और सब अपनी जाति के लिए लग जाते हैं, चाहे वो जनरल कास्ट हो, चाहे OBC कास्ट हो, चाहे SC कास्ट हो। सब अपने लोगों को जिताने की और हराने की बात को रखते हैं। मतलब आपका कहना है कि मौजूदा विधायक जी के कार्यकाल में शहर में कोई काम नहीं हुआ है? बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। कहाँ कहाँ पे कमियाँ आपको आती हैं? सबसे पहले तो हम पानी की बात करेंगे। शहर जो आज पानी के लिए त्रस्त है, धरने तो बहुत दिए, बिल्कुल बहुत धरने दिए, लेकिन वो कहते हैं कि अब जब आप हमारे यहाँ से सांसद बीजेपी से हैं, आप खुद बीजेपी से बिलोंग करते हैं, जो केंद्र सरकार की जो स्कीम से आपने पैसा को क्यों रोका? आपने जब चंबल के पानी की जब बात हम करते हैं, वो भरतपुर तक तो आने की कवायद वो हो गई है। अब जब वो भी तब हुई है जब गहलोत साहब ने उसके लिए पैसा बहुत सारा पास कर दिया और वो चल रही है, जबकि ये काम किसका है? ये काम है केंद्र सरकार का करने का। वो पैसा वो कहते हैं ना कि द्वेष भावना वाली राजनीति यहाँ राजस्थान के अंदर चल रही है, क्योंकि केंद्र सरकार से बहुत सारा पैसा जो राजस्थान सरकार को मिलना था वो नहीं मिला है और उसकी वजह से वो विकास वहीं का वहीं अटका हुआ है। आज आप देखिए, जैसे ही नगर निगम हमारा बना अलवर के अंदर, बहुत लंबी समय की मांग थी,
कांग्रेस की मांग थी। कोई जाता है, वो कहते हैं कि मैंने विधानसभा में नगर परिषद से नगर निगम विधानसभा में बहुत सारे क्वेश्चंस लगते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। विधानसभा में हर आदमी को बोलने का अधिकार होता है, लेकिन ये थोड़ी है कि विधानसभा में आपने बोल दिया तो आपने मैं तो ये पूछता हूँ कि आप कितने लोगों को नगर निगम के लिए अलवर शहर से यहाँ से बस भरकर आप सीएम साहब के पास लेके गए, तब तो हम जाके बात करते। उसके लिए काम कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने किया है, माननीय भंवर साहब ने किया है, जूली जी ने उस काम को उसके लिए प्रेशराइज में लेकर उस काम को उन्होंने किया, जब भी जाके आपके आज नगर निगम बनी। और जब रात को जब शहर के अंदर से निकलते हैं तो आत्मा इतनी प्रसन्न होती है, वास्तव में देखने वाला दृश्य है। जो भी आज बाहर का व्यक्ति जब आ रहा है, आज अलवर शहर के अंदर अलवर से गुजर रहा है, तो देख रहा है कि अलवर का वास्तव में एक विकास एक नए चरम पर है और एक अलवर एक अलग नई निखार लेकर आ रहा है। तो वो चीज़ आपके सामने है, सब चीज़ें दिखती हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर पार्टी से आपको टिकट मिलता है और आप जीत कर आते हैं तो अलवर शहर को और इसकी सूरत बदलने के लिए क्या विज़न है आपके पास, और कैसे आप जो मौजूदा समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे? मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि यदि ऐसा होता है, पार्टी मुझे टिकट देती है, मुझे इस लायक समझती है, तो और मैं जीत के आता हूँ, तो मैं सबसे पहला काम मेरा जो होगा वो पानी के लिए होगा। आज जिस तरीके से शहर पानी के लिए त्रस्त है, दूसरी बात जो हमारे यहाँ सफाई का जो आज हाल है, आज आप देख रहे हैं जगह जगह कचरों के ढेर हमको मिलते हैं, जिससे बीमारियाँ इतनी पनप रही है। और तीसरा, मैं जो हमारे एससी भाई हैं उनकी जो शिक्षा की जो बात आज कोई भी नहीं करता है, उस शिक्षा को लेकर मैं मेनली काम करूंगा और उस जाति के बच्चों को मुख्य धारा में लाने का हम काम करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अपने परिवार का, अपने कौम का वो नाम रोशन करें और इस शहर का नाम वो रोशन करें और वो उस ऊंचाइयों पर जाएं जिससे उनके नाम से इस अलवर शहर का नाम कहीं ज़्यादा 100 गुना, वो कहते हैं ना कि 100 गुना पावर से अलवर शहर का नाम लिया जाए। यही मेरा मेन उद्देश्य तो मेरा यही रहेगा। सर, कितनी सीटें आने की उम्मीद है आपको इस बार? हमारा पूरा टारगेट है 156, हम उसी के लिए बात करेंगे। और ज़मीनी स्तर पर मैं आपसे समझना चाहूँगी कि अलवर शहर में मंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, आपके यूथ लेवल पे किस तरीके से आगामी चुनाव के लिए तैयारियां चल रही हैं? मैं इस चीज़ को लिए यही कहूँगा, कल आपने देखा होगा कि एक अभी अलवर में कांग्रेस जन का सम्मान समारोह रखा गया था, उसमें ये सारी चीज़ों की पूर्ति हुई है और बड़े बड़े लीडर्स को इस चीज़ का पता चला है कि क्या कमियां हमारे संगठन के अंदर हैं, हमारे ब्लॉक्स के अंदर क्या कमियां चल रही हैं। और ये बात कहीं हद तक बिल्कुल ठीक है और ये चीज़ें होनी चाहिए, मंत्रणा होनी चाहिए, ये हर पार्टी के अंदर होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें बड़े नेता इन चीज़ों को नहीं भाप पाते, नहीं देख पाते, लेकिन चापलूसी कर 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 कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं उस चीज़ को भी मैं कहना चाहूँगा कि ये बड़े लीडर्स को देखना चाहिए और कौन लायक है कौन लायक नहीं है उस चीज़ को देखना चाहिए। और पार्टी आज मजबूत है, पार्टी आज एक है। जो लोग बात कर रहे हैं जगह जगह जाकर कि यहाँ तो काफ़ी सारी फूट है या ये है या वो है, ऐसा कांग्रेस पार्टी में नहीं है। सबके अपनी अपनी विचारधारा हैं, सबके अपनी अपनी विचार हैं, सबके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन जब पार्टी की जब बात आती है सब हम एक हैं। चुनाव में कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के लड़ेगी चुनाव। हमारे चैनल के माध्यम से आखिरी में आप जनता से कुछ अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से यही कहना चाहूँगा, कोई भी हो, मैं नहीं, कोई भी हो, इंसान को ऐसे को चुनना सबसे पहले जो इंसानियत की बात करे। दूसरी बात, सभी धर्मों को साथ ले जाने की, साथ लेके चलने की वो बात करें। और तीसरा मैं यही कहूँगा कि आने वाला समय युवाओं का है, युवाओं को मौका देना चाहिए। जिस तरीके से हमारी पार्टी का प्रोपोजल भी है कि किस तरीके से हम हमारी पार्टी के जो मुद्दे हैं और जो इस देश के जो मुद्दे हैं उनको हम उठाएं। और आज युवा देश की आवाज़ बन चुका है और युवाओं को आगे लाकर और बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए हम उस काम को करें। यदि अलवर शहर की जनता, यदि कहीं ऐसा लगता है कि विकास आपकी कहीं मदद आ सकता है या विकास हमारा अच्छा विकास कर सकता है, नाम भी मेरा विकास है, तो ज़्यादा विकास वो कर सकता है, तो जहाँ भी आप कहोगे, जिस तरीके से आप मदद की यदि गुहार आप लगाओगे, तो मैं हर वर्ग की,
हर किसी व्यक्ति की, और मैं उस अंतिम व्यक्ति तक सबसे पहले पहुंचना चाहूँगा, उस माता तक, उस बहन तक मैं पहुंचना चाहूँगा जिसकी ज़रूरत आज शिक्षा है। क्योंकि शिक्षा जिसके पास है वो बहुत आगे है। किसी भी देश को आप देख लीजिए, जहाँ शिक्षा ज़्यादा है वहाँ पर कभी किसी चीज़ की ना तो पैसे की कमी होती है, ना किसी और चीज़ की कमी होती है। और जो अंधकार वाली चीज़ें जो चल रही हैं ये ख़त्म होंगी। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, यदि जनता मेरे साथ खड़ी होगी तो मैं उनका पूर्ण विश्वास के साथ मैं उनको निवेदन भी करना चाहता हूं कि मैं कभी आपकी बात को ख़राब नहीं होने दूंगा। और इस अलवर शहर का नाम पूरे देश के अंदर हम रोशन करके दिखाएंगे, और ये युवा पीढ़ी आपको कुछ नया काम करके दिखाएगी। मैं यही जनता के साथ अपील करना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ विकास बरेरवाल जी, जिन्होंने हमारे पूरे इंटरव्यू के दौरान विकास को ही सर्वोपरि रखा हुआ है। उनका कहना है कि जनता को इस बार बहुत सोच समझकर अपने उम्मीदवार को वोट देना होगा, और पार्टियों को भी युवाओं को मौका देना चाहिए, क्योंकि युवा ही हैं जो सिर्फ एक शहर की नहीं पूरे देश की सूरत को बदलने का दम रखते हैं। मेरे सहयोगी गोविंद के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़।